Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. In the previous lecture, we discussed about transgenic plants. और अब करंट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, another product of biotechnology. देखते हैं कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनसे हम इंसानियत के भले के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर रहे हैं. टू सी ऑल दिस, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23, लेक्चर नंबर 12 दुआ पढ़ते हैं रब्ब ज़िदनी इल्मा और टॉपिक का डिस्कशन इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. हस्बैंड लिखेंगे डेफिनेशन, वही पॉइंट डेफिनेशन है, सिर्फ प्लांट की जगह एनिमल लिख देंगे. एन एनिमल हैविंग a foreign gene or simply gene of interest is called as transgenic animal. अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि आखिर हम ये जो फॉरेन जीन है ये किसी भी एनिमल की बॉडी तक कैसे पहुंचाते हैं. तो इसके हमारे पास दो वेज हैं, राइट. पहला वे मेरे पास ये है कि मैं ये वाला काम हाथों की मदद से मैनुअली करूं. उस पर्पस के लिए हम करते क्या हैं कि हम एक एग लेते हैं, राइट, और उस पर्टिकुलर एग के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक नीडल्स के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं. ये वाला मेथड बहुत रिलायबल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है इस काम को करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट इजी टू प्ले विद माइक्रो नीडल्स. लेकिन बाहर हम ये काम कर रहे हैं और हम ये काम अभी भी करते हैं. दूसरा मेथड मेरे पास क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, कि मैं अगर इस पर्टिकुलर जीन को इस पर्टिकुलर केस में एग में इंसर्ट करना चाहता हूं तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा एक डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स. पहला मेथड कौन सा था? मैनुअल मेथड, ठीक है. और जो अब मैं बात कर रहा हूं वो क्या है? वो है यूजिंग द वर्टेक्स. अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जो चीजों को बहुत विगरसली मिक्स कर सकता है. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक अनफर्टिलाइज्ड एग रखा है, राइट. फिर हमने उसमें इंसर्ट कर दी हैं सिलिकॉन कार्बाइड की बनी हुई नीडल्स और थर्ड पे मैंने उसमें ऐड कर दिया है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट. अब हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर मिक्सर को इस वर्टेक्स पर रख के बहुत विगरसली घुमाएंगे. तो क्या होगा, वो सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स मेरे इस पर्टिकुलर अनफर्टिलाइज्ड एग की मेम्ब्रेन्स की पेरिसिंग करेंगी, उसमें सुराख पैदा कर देंगी और फिर इन सुराखों में से चांस है कि जीन मेरे पर्टिकुलर जो कैसे टेकन एग का पार्ट बन जाए, ठीक है. अगर ये हो जाता है तो ये मेरे पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एग होगा. अब हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड एग को स्पर्म के साथ एक्स वीवो ट्रीट करेंगे, बॉडी से बाहर ट्रीट करेंगे. इसका मतलब यह है कि इट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी. तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा और इस एक्स वीवो फर्टिलाइजेशन के बाद मुझे सोचना है कि मैं इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड एग को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं इनटू एनिमल. तो मैंने आपको बताया था कि मैमल की यूट्रस से ज्यादा एडवांस कोई मशीन अब तक नहीं बनी. तो फिर क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर जाइगोट को एक एनिमल के यूट्रस पे प्लेस करना पड़ेगा, जिसे हम लोगों ने पहले ही हार्मोन थेरेपी के जरिए इस स्टेज पर ले गए होते हैं कि वो इसके अंदर इम्प्लांटेशन का काम हो सकता हो. यू नो, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं कि हमें यूट्रस को प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड एग उसके अंदर आके इम्प्लांट हो सकता हो, उससे प्लेसेंटा डेवलप हो सकता हो. तो इस पर्पस के लिए हमने एक फीमेल की हार्मोन थेरेपी करके यूट्रस को पहले से रेडी किया हुआ होता है और फिर उसके अंदर हम लोग ये वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्स वीवो डेवलप्ड एग प्लेस कर देते हैं, राइट. फिर क्या होगा कि जाहिर है इस पर्टिकुलर बेबी की डेवलपमेंट होती रहेगी और अल्टीमेटली ये वाला ऑर्गेनिज्म दुनिया में तशरीफ ले आएगा. अब
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम क्या कर सकते हैं, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, बाद में डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया है, क्या ये ऑर्गेनिज्म बहुत आसानी से पैदा हुआ? तो आंसर इज नो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तो हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के साथ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे अहम बात ये होती है कि हम अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बचा के रखें। मैंने बोला था चाहे वो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारा ऑर्गेनिज्मल लेवल पे काम हो रहा है या हमारा जेनेटिक लेवल पे काम हो रहा है, हमें उस जीन को प्रिजर्व करना होता है। तो पहली बात तो ये है कि मिलियन में से एक चांस होता है कि मेरे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो। तो अगला काम क्या है कि मैं उस प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म को सेव करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इस ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग करनी पड़ेगी। पहले मैंने जीन को क्लोन किया है, अब मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। अलर्ट होकर सुनेंगे तो बातें समझ आएंगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसी स्पीशीज के एक ऑर्गेनिज्म का क्या लूंगा, एक और अनफर्टिलाइज्ड एग, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने उस पर्टिकुलर एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया है। आई हैव डन द प्रोसेस ऑफ ई न्यूक्लिएशन, निकल गया मेरे पास। अब साइटोप्लाज्म है एक अनफर्टिलाइज्ड एग का। लेकिन अब बात को जरा गौर से सुनिए, मैं क्या करने वाला हूं। मैंने उस पहले वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एक सेल लिया। कौन सा सेल है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है, और उसे अब मैं इस अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर प्लेस कर रहा हूं। जब मैंने इसको इसमें प्लेस किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस पर्टिकुलर एग हैज गॉट व्हाट, a 2n number of chromosome वाला न्यूक्लियस। Now this particular egg will perceive it as a nucleus and it will start the division। ठीक है, ये डिवीजन को स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। अब जो ही क्लीवेज स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे कि जो ही इससे दो सेल बनेंगे, तो मैंने आपसे बोला था पार्ट 1 में कि अब एक मोहतरमा का लंबा सा बाल लेंगे और इससे हम नॉट बना के उस एक एग को दो सेल्स में डिवाइड कर देंगे। फिर जब ये दोनों सेल फर्दर दो सेल में डिवाइड होंगे, तो मैं इसे फर्दर उसी सेम बाल के अंदर से कट करके क्या कर सकता हूँ, 4 सेल में डिवाइड कर सकता हूँ। ये वाला प्रोसेस हम कैरी आउट कर सकते हैं अप टू द 16 सेल स्टेज। तो इस एक पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के मैंने 16 जाइगोट बना ली हैं जो आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब है कि ये क्लोन्स हैं। फिर मैं क्या करूंगा, मैं पहले वाला काम दोबारा रिपीट करूंगा कि मैं फिर दोबारा से 16 ऑर्गेनिजम्स लूंगा जिनकी यूट्रस को मैंने रेडी कर लिया था टू रिसीव द व्हाट फर्टिलाइज्ड एग्स। तो मैं इन सारे के सारे 16 सेल्स को उन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्लेस कर दूंगा, और ये सारी की सारी 16 मदर्स फिर मुझे उस पहले वाले बेबी के 16 क्लोन्स प्रोड्यूस करके दे देंगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग। तो हम इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और उनकी क्लोनिंग भी करते हैं। सो ये था मेरे पास बेसिकली मेथड। अब हम ऑर्गेनिज्मल फार्मिंग जब करते हैं तो फिर उसका जाहिर है समझ आ गई आपको ऑर्गेनिज्मल फार्मिंग क्या होती है, कि मैंने एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फिर मैंने प्रिजर्व किया। ठीक है, दिखना ये है कि इस ऑर्गेनिज्मल फार्मिंग के रिजल्ट में मैं क्या क्या प्रोड्यूस करने में कामयाब हुआ हूँ और उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखें कि ये आप लोगों के पास एक नॉर्मल फिश है, राइट। लेकिन अब आप देखें ये मेरे पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश है। आप देख रहे हैं दोनों के साइज में फर्क, तो आपको पता चलेगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश है इट इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फिश। उनका साइज बड़ा हो गया है। हमने ये वाला मेथड और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी अप्लाई किया जो हमारे लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू के हामिल थे। फॉर एग्जाम्पल हम पिग की बात कर सकते हैं, हम लोग शीप की बात कर सकते हैं, हम लोग कॉज की बात कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया हमारे स्टूडेंट्स कि जब इनके अंदर हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला जीन और उस ग्रोथ हार्मोन को रिस्पॉन्ड करने वाले सेल प्रोड्यूस कर लिए, तो मेरे पास ये जाइंट्स प्रोड्यूस हुए जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। तो एडवांटेज मेरे पास क्या है कि हमारे पास एसिमिलेशन का रेट ज्यादा होने की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी ज्यादा तेजी से ग्रो की और उतने ही टाइम में मेरे पास ज्यादा अमाउंट में फ्लैश प्रोड्यूस हो गया। और अगर मैंने इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन एनहांस फॉर्म में मोर कॉपी नंबर के साथ इंसर्ट कर दिया है, तो जाहिर है उतने ही टाइम में ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में दूध प्रोड्यूस करेगा। तो मेरा तो टारगेट यही है कि मैंने इस आवाम को क्या करना है, ज्यादा बेहतर क्वांटिटी और क्वालिटी में फूड प्रोवाइड करनी है।
तो सेम टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लैश और ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क हमने ऑब्टेन करने में कामयाब हो गए, राइट। ये तो था इसका एडवांटेज। लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे स्टूडेंट्स के ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड वे में प्रोड्यूस किए हुए हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बहुत विगरस होते हैं properly in their eating because their basal metabolic rate is very high, their mitotic rate is very high, so they undergo the process of thirst and hunger more quickly as compared to the normal you can say देसी organisms। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा फूड देनी पड़ेगी। अब जरा इमेजिन करें कि अगर मेरे पास ये चौपाए हों तो ये तो मेरे कंट्रोल में होंगे, लेकिन अगर मैं क्या करूं कि मैं एक फिश को जो वो भी कार्निवोर और मैं उसे समंदर में छोड़ दूं या किसी तालाब में छोड़ दूं, किसी झील में छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म बहुत विगरस होगा, तो ये जाके दूसरी और स्पीशीज को खाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मेरा इकोसिस्टम का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो लिहाजा जरूरत किस बात की थी कि अगर मैंने खास तौर पर फिशेस की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने फिशेस को प्रोड्यूस किया है तो मुझे उसे किसी भी तौर से इकोसिस्टम के अंदर नहीं छोड़ना, उन्हें मुझे अपने खास फार्म हाउसेस के अंदर ही रखना है और उन खास फार्म हाउसेस के अंदर मुझे उनकी स्पेसिफिक फूड देनी है ताकि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करें, साइज ग्रो करें और वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड बन जाए। तो ये बाहर एक डिसएडवांटेज है और उस पर्टिकुलर डिसएडवांटेज को हम साइंटिस्ट लोग कैसे काउंटर करते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। ये तो बात हुई थी आप लोगों के साथ पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्मल लेवल के ऊपर फार्मिंग की कि हमने पूरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए। एक डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम कि यहाँ पे भी हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किया हुआ है कि हमने जीन फार्मिंग की है। हमने एक कॉ दिखाई आप लोगों को और इस पर्टिकुलर कॉ के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक क्लॉटिंग फैक्टर जो जीन है वो इंसर्ट किया हुआ है और ये जो पर्टिकुलर काउ है इट इज प्रोवाइडिंग अस व्हाट द क्लॉटिंग फैक्टर जो डेफिनेटली इसके मिल्क में सेक्रेट होता है और उस पर्टिकुलर मिल्क को ऑब्टेन करने के बाद हम उसको वहां से आइसोलेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने स्पेसिफिक जीन भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर 1 टेक्निक में बताया था, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही मॉडिफाई कर दूं। तो जब हम जीन फॉर्मिंग की बात करेंगे तो ये जीन दो तरीके से या दो जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। पहला ये है कि मैं कोई ऐसा सब्सटेंस इंसर्ट करूं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कि जिसकी मेरे पास थेराप्यूटिक वैल्यू हो। जब मैं बात करता हूँ थेराप्यूटिक वैल्यू की तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन की मदद से किसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम इलाज करवा सकते हैं फॉर एग्जांपल डायबिटीज का यूजिंग इंसुलिन, हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात कर सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात कर सकते हैं, हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, राइट। हम ऐसी मेडिसिन की बात कर सकते हैं कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती हो। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट किस्म के ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिनके लिए हमें डेफिनेट किस्म के सब्सटेंसेस की जरूरत होती है और उनको हम एनिमल से बनवा के उनके मिल्क में सेक्रीट करवा के उसे वहां से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आपको पता है कि ट्रीटमेंट से जो पहले का स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस करना, पहचानना कि ये वाला पेशेंट किस डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं कि जिनका ताल्लुक एंटीजन के साथ होता है। मैं क्या करूंगा कि मैं इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो जीन इंसर्ट करूंगा कि जो मुझे स्पेसिफिक किस्म की क्या बना के देगा, एंटीबॉडीज। क्या बना के देगा स्टूडेंट्स? एंटीबॉडीज। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को इन ऑर्गेनिज्म के मिल्क से या यूरिन से क्या करूंगा, आइसोलेट कर लूंगा, बाहर निकालूंगा। और बाहर निकालने के बाद मैं उन्हें लुक एट दिस यू कैन से ट्रे, ये जिसके अंदर छोटे छोटे से वेल्स हैं, ये आपको बाहर खाली नजर आ रही है लेकिन इनफैक्ट ये खाली नहीं है। इसके अंदर तो हमने उन्हीं एंटीबॉडीज की कोटिंग कर दी है कि जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के मिल्क से या यूरिन से ऑब्टेन की थी। अब क्या होगा कि एंटीबॉडीज बड़ी जल्दी से फाइट करना शुरू कर देती हैं एंटीजेंस के साथ। तो लुक एट दिस वेरी थिंग, यहाँ पे इस डायग्राम को देखें कि इसमें ये जो बच्चा है फॉर एग्जांपल ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड। तो पहले हमारे पास टाइफॉइड के टेस्ट की 100 किस्म के होते थे, लेकिन आज हम लोग टाइफॉइड के लिए
IgE और IgM नामी एंटीबॉडीज को बनवाते हैं और उनको इन पर्टिकुलर वेल्स के ऊपर कोट कर देते हैं। क्या होगा भाई डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये वाला बच्चा सफर कर रहा है टाइफाइड से तो हम इसका ब्लड निकालेंगे और इसके ब्लड में से क्या निकालेंगे, क्या ढूंढेंगे, क्या तलाश करेंगे? यस यू आर राइट, एंटीजेंस फॉर द टाइफाइड। IgG और IgE और IgM जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली एंटीजेंस होती हैं। तो अगर मेरे पास ये वाली एंटीजेंस प्रेजेंट हुई तो जो ही मैं उनको इन वेल्स में डालूंगा तो एंटीजन एंटीबॉडी फाइट होगी, तो या फिर कलर चेंज हो जाएगा या वो चीजें आपस में मिलकर कोगुलेट हो जाएंगी, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यस दिस ऑर्गेनिज्म इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। तो ये जो हमारी अप्रोच है कि हम एंटीबॉडीज कोट कर दें और एंटीजेंस को ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्रोवाइड करें, इफ दे आर प्रेजेंट तो दे विल ईदर चेंज द कलर और दे विल अंडरगो कोएगुलेशन। ये हम सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड में अप्लाई नहीं करते, बल्कि हमारे पास और बहुत से डिजीजेस हैं कि जिनका ताल्लुक एंटीबॉडी एंटीजन फाइट के साथ होता है। तो उन सारी की सारी डिजीजेस की डायग्नोसिस आज हम जिस टेक्निक से कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एलाइजा, और एलाइजा के अंदर हम बेसिकली एंटीबॉडीज ही इस्तेमाल करते हैं जो हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ऑब्टेन की होती है। जिक्र कर दिया मैंने आपको कि हम इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को कैसे हार्वेस्ट करते हैं, कहां से हार्वेस्ट करते हैं। मींस अगर मैंने एंटीबॉडीज बना ली हैं तो वो एंटीबॉडीज मुझे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कहां से मिलेंगी? तो आंसर है या तो वो मुझे मिलेंगी मिल्क से और या फिर वो मुझे मिलेंगी यूरिन से। कहां से मिलेंगी? मिल्क से या यूरिन से। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इनमें से बेहतर कौन है और क्यों है, बिकॉज क्या आपकी बुक का सीक्वेंस मुझे यही तरीका या यही यू कैन से वे इस्तेमाल करने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि हमने अब तक इससे कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन कर ली। सो इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जब तक हम लोगों ने ऑब्टेन की हैं। तो उसमें से जो पहली प्रोडक्ट है दैट इज एंटीथ्रोम्बिन 3। एंटीथ्रोम्बिन 3 different products for the treatment of cancer and different products for the blood-borne diseases. राइट लेकिन एक डिजीज जो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको मैं बहुत से डिस्कस भी किया था, एपिस्टेसिस पे मैंने जिक्र किया था, इसका दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है जो कि एक डिसऑर्डर के साथ मल्टीपल कॉजेस यू कैन सिम्पटम्स अपीयर करवाती है। तो इन सारी की सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ज़ाहिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए हैं। आपकी बुक खास तौर पे एंटीथ्रोम्बिन 3 के बारे में बता रही है कि एंटीथ्रोम्बिन 3 हम लोग एक हर्ड ऑफ गोट्स से, हर्ड कहते हैं रेवर्ड को, ठीक है, यू कैन से ग्रुप ऑफ गोट्स, वहां से हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं। और आपको पता है इसका फायदा ये होता है कि जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो सर्जरी के केस में बहुत सा ब्लड लॉस होता है, लेकिन अब हम इस ब्लड के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम हर्ड ऑफ द गॉड्स। फॉर इस पर्पस के लिए हम लोगों ने इसकी हॉस्पिटल क्लिनिकल ट्रायल दोनों स्टार्ट कर दी है। होप वी विल हैव द वेरी गुड रिजल्ट्स। और अगला जो टॉपिक आपकी बुक की दोबारा से डिस्कस किया हुआ है वो प्रोसीजर है। आई डोंट थिंक कि इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि हम जी कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और फिर हम लोग पूरे का ऑर्गेनिज्म कैसे क्लोन कर सकते हैं। अब सवाल है आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों ने चाहे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया था या आपने पूरा ऑर्गेनिज्म क्लोन कर लिया था, वट एवर द केस में भी, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट है जब वो ऑब्टेन करनी है तो वो दो जगहों पे ऑब्टेन हो सकती है, या तो वो यूरिन में हो सकती है या फिर मिल्क में हो सकती है। सवाल ये है कि इनमें से बेहतर क्या है। पहले ऐसा करते हैं कि पहले हम मिल्क को इवेलुएट करते हैं। क्या ऐसा है बेहतर है कि हम किसी सब्सटेंस को किसी मिल्क में रिलीज करवाएं? राइट, तो इसका आंसर ये है हाँ, बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या जब बेबीज प्रोड्यूस होते हैं तो वो सारे के सारे फीमेल होते हैं? तो आंसर इज नो। तो अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता हूं और वो वाला ऑर्गेनिज्म
प्रोडक्ट को रिलीज कराने के लिए मिल्क का इस्तेमाल करता है, तो फिर 50% ऑर्गेनिज्म में तो 20 मेल में तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, तो 50% मेल में तो हमें यील्ड 0 मिलेगी और 50% में हमें जाहिर है यील्ड मिलेगी। फिर दूसरी बात हमारे पास ये है कि अगर आप देखें तो जो मिल्क है इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू यूरिन। तो इसका मतलब ये होगा कि मिल्क में से चीजों को आइसोलेट करना, अलहदा करना, ये एक इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। तो फिर इस टास्क को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बाय इंजीनियरिंग, बाय यूजिंग, वही बात है, अपना इंटेलेक्चुअल ब्रेन, कि हम किसी सेक्रेशन को बजाय मिल्क का रिलीज करवाएं, क्यों ना हम उसको यूरिन में रिलीज करवाएं। और इस पर्पस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर जो था, उन्होंने स्पेसिफिक किस्म की ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लिए हैं। खासतौर पे माउस की बात करें कि जो अपनी सेक्रेशंस को कहाँ रिलीज करता है, इनटू यूरिन। अब यूरिन में रिलीज करवाने का फायदा क्या है? जाहिर है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो यूरिन को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। फिर दूसरी बात क्या है कि मिल्क प्रोड्यूस होता है किसी खास एज और किसी खास फेज के बाद, लेकिन यूरिन तो बाय बर्थ ही पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो ही ये बेबी दुनिया में तशरीफ लाएगा, उस पर्टिकुलर सबसेक्स का प्रोडक्ट यूरिन में ऑब्टेन होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड बात मेरे पास क्या है कि यूरिन इज वेरी सिंपल, राइट? इसकी कंपोजिशन बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू मिल्क, तो उस यूरिन में से चीज को निकालना, आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो वेरी ग्रेट अचीवमेंट, you should have a very big clap for the scientists of United States of Agriculture कि जिन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल की कि हम एक सेक्रेशन को बनवाएं और कैसा रूट इस्तेमाल करें, डिज़ाइन करें, जिसकी मदद सेक्रेशन जो है वो मिल्क से रिलीज तो हो ही, लेकिन यूरिन में भी रिलीज हो, राइट? सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि आपको ये सारी बातें जरूर समझ आई होंगी और आप इस पर्टिकुलर को इस्तेमाल करके, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आप इंसानियत का फ़ायदा करने की और सोचने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप इंसानियत के लिए बहुत करामत साबित हों। इस दुआ के साथ मैं जाता हूँ इजाज़त, और हमेशा कहता हूँ अपने वालिदैन का ज़रूर ख्याल रखें, और जब दुआ करें हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखें। विद दिस प्रेयर, विद दिस दुआ, विद दिस वेल विश, आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।